Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assisting. तो मैंने आज ही क्लास में 2015 का हमारा हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस डाले हैं, ठीक है। प्लस मैंने इसमें आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर के मैंने आपको मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कराए हैं आज, ठीक है। एक मैट्रिक्स है और दूसरा आपका एक और कंसेप्ट है। मैंने दो कंसेप्ट आज लिए हैं तो आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया था कि आपको गिवन है द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व, द स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व इज, आपको z वैल्यू गिवन है प्लस माइनस 1.96। तो आपको बताना है कि एरिया अंडर नॉर्मल कर्व कितना है, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये आपका नॉर्मल कर्व है, ठीक है। ये बेल शेप्ड होता है और इसमें आपके इस पॉइंट पे क्या होता है, मीन मीडियन मोड तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बेल शेप्ड होता है और टोटल एरिया जो होता है इस कर्व के अंदर वो आपका 1 होता है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। जब आपका म्यू प्लस माइनस 1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं 95% एरिया। मतलब जो आपको जेड वैल्यू गिवन है वो प्लस माइनस 1.96 है, तो वो आपका कितना होता है 95% एरिया। 95% का मतलब है कि अगर मान लो ये क्या है, टू टेल है, तो यहाँ पर 95% आपका कौन सा होगा, जहां पर अगर आपकी चीजें फॉल करेगी, मतलब आपकी वैल्यू फॉल करेगी, तो आप उस अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। मगर अगर टू टेल है, बचा कितना है रिमेनिंग 5%, तो 5 का हाफ हाफ, मतलब कि 2.5% इधर, 2.5% इधर। अगर इस एरिया में वो वैल्यू लाई करती है तो हम उसको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये वन टेल होता, मान लो नेगेटिवली होता है या पॉजिटिवली होता, वन टेल होता है, उस केस में ये टच नहीं करेगा कभी भी सेक्सिस को। वन टेल्ड होता है तो आपका क्या हो जाता है, ये पूरा 5% हो जाएगा रिजेक्शन एरिया और ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा आपका एक्सेप्टेंस एरिया, ठीक है। जब टू टेल होता है तो हाफ हाफ परसेंट हो जाता है, जब वन टेल होता है तो वो एक ही तरफ हो जाएगा, जहां पर आप उस एरिया को रिजेक्ट कर दोगे अगर आपकी वैल्यू वहां पर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करती है, ठीक है। अगर देखो अब ये तो आपको पूछा था 1.96, तो इसके अलावा आपसे 2.58 पूछ सकते हैं, ये कवर करता है 99% एरिया। और एक आपसे पूछ सकते हैं 0.67, ठीक है, ये कवर करता है 50% एरिया। तो ये तीन वैल्यूज है जो आप लर्न कर लें कि 95 हमारा होता है प्लस माइनस 1.96 पे, 99 हमारा होता है 2.58 प्लस माइनस में, और आपका एक 50% एरिया किस में होता है 0.67 प्लस माइनस, ठीक है। तो ये वैल्यूज आप लर्न कर लेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये आपका कि नॉर्मल कर्व में QD MD SD आर इन द रेशियो ऑफ, आपको पता है एक इंपीरियर रिलेशनशिप होती है स्टैंडर्ड डेविएशन में और हमारा मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन में। तो 4 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल होता है 5 आपका मीन डेविएशन इक्वल्स टू 6 क्वार्टाइल डेविएशन। तो इससे आप ये फॉर्म में इसको अरेंज कर सकते हैं। जब आपको QD रेशियो में MD रेशियो में SD पूछा जाता है तो वो आता है आपका 10:11, सॉरी 10:12:15 रेशियो। आपका स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन वाज इंट्रोड्यूस बाय, आपने स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा, टी टेस्ट पढ़ा था हमने। टी टेस्ट क्या होता है, जब सैंपल क्या होता है, स्मॉलर होता है, स्मॉल सैंपल होता है। स्मॉल सैंपल मतलब कि आपका लेस देन क्या रहना चाहिए, इक्वल्स टू 30, ठीक है। अगर सैंपल लेस देन है 30 से तो हम क्या करते हैं, हमारा टी टेस्ट यूज करते हैं, और ग्रेटर देन 30 होता है तो हमारा जेड टेस्ट लगता है, ठीक है। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। ये आपका WS गॉसेट ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है ये आपका, ये क्वेश्चन देखिएगा आप कि आपको इफ Z1 Z2 और आपकी Zn तक वेरिएबल्स गिवन है आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आपका क्या बोला हुआ है कि आपका SN V's डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समीशन Z1 स्क्वायर ZI स्क्वायर इज, तो ये क्या होगा। तो आपको जो समीशन ZI स्क्वायर है, मतलब I की वैल्यू आपकी 1 2 3 थ्रू आउट कितना n तक दिया हुआ है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, विल बी चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होगा, विल बी चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम n।
तो ये आपका चाय स्क्वायर को पता है कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर की तरह, तो एक्स स्क्वायर विद n डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्या होता है, द चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज वन पैरामीटर। चाय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है, इसके पास क्या होता है, एक पैरामीटर होता है, वन पैरामीटर होता है, पॉजिटिव इंटीजर n दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है, एक n है जो कि क्या स्पेसिफाई करता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएबल बीन समड एज जेड आई। जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम का समीशन निकाल रहे हो तो हम उसको जेड आई से डिनोट कर रहे हैं। In a probability theory and statistics, the chi-square distribution with k degree of freedom is distribution of sum of squares of k independent standard random variable. तो आपका मतलब क्या है कि ये क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन chi square हमारा यूज कर रहे हैं हम इस चीज में, विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू n। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ तो उसके साथ मैं बेसिक बेसिक कराती चल रही हूँ। ठीक है, अभी हम हाइपोथेसिस, आई गेस मुझे लगता है कि आपको ये टेस्ट मुझे एक बार कराने पड़ेंगे अच्छे से, जितने भी इसमें कुछ एडवांस नई नई चीजें हैं उनके बारे में ब्रीफली पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। So this is the next question, the mode of x square distribution with n degree of freedom. x square आपको पता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका कौन सा होता है, chi स्क्वायर है। ठीक है, और विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी n है। तो इसमें आपको बताना है मोड क्या होगा। ठीक है, तो इसमें आपका मोड होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम -2, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या है, n-2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। और अगर इसका मीन पूछ लिया जाए तो वो होता है आपका इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो दिस कंसेप्ट इज फ्रॉम क्वेश्चन आपका जो 2019 में क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें आपका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन। ठीक है, उसको OLS भी बोलते हैं। अब हम ब्रीफली पढ़ेंगे ये सब होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपका लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन क्या करता है, एस्टिमेट करता है द अननोन वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर। ठीक है, आपका बीटा 0 एंड बीटा 1 इन द रिग्रेशन फंक्शन। आपका जो रिग्रेशन फंक्शन होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेट करता है अननोन वैल्यू पैरामीटर बीटा 0 बीटा 1। ठीक है, these are finding by numerical values for the parameter। ये क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज आती है उन पैरामीटर की। तो लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स को हम ब्लू भी बोलते हैं, जिसका मतलब है बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है ना, ब्लू का फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकता है, बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आगे क्या है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गॉस मार्कोव थ्योरम। ठीक है, इससे क्या होता है, क्लासिकल बेसिक लीनियर मॉडल यूज करते हुए इसने अपना LSCR लीनियर एंड अनबाइज्ड मॉडल बनाया था। अब इसमें क्या क्या अजम्पशंस होती हैं वो सारी चीजें हम अब इसकी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लीस्ट स्क्वायर, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था इन प्रॉपर्टीज बेस्ड ही। ठीक है, इसीलिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज पढ़ा रही हूँ। सबसे पहली प्रॉपर्टी है अनबाइसनेस। ठीक है, बाइस्ड एस्टिमेटर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज बीटा कैप एंड बीटा ट्रू पैरामीटर। तो मतलब बाइस्डनेस हम कब बोलेंगे एस्टिमेटर में, जब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में कोई डिफरेंस आए तो हम बोलेंगे कि उस एस्टिमेटर में क्या रहा, बाइसनेस रही, क्योंकि उसने ट्रू वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू को इक्वल नहीं लाया। ठीक है, अनबाइज्ड हम कब बोलेंगे, जब उनका डिफरेंस, उनकी बाइसनेस 0 है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी और जो ट्रू वैल्यू थी, अगर वो दोनों सेम आए तो हम बोलेंगे कि वो अनबाइज्ड है, और अगर उन दोनों में डिफरेंस आए तो हम बोलेंगे वो बाइज्ड है। तो उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हमारी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा कैप इक्वल्स टू बीटा। अगर ये आएगी तो हम बोलेंगे क्या है, डेटा अनबाइज्ड है, कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो अनबाइज्डनेस इज एन इम्पॉर्टेंट ओनली व्हेन द कंबाइंड विद द स्मॉल वेरिएंस। कब ये इंपॉर्टेंट होता है, जब हम उसको कंबाइन करते हैं स्मॉल वेरिएंस के साथ। ठीक है, अभी क्या चीज होती है अभी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका लीस्ट वेरिएंस। तो एस्टिमेटर इज द बेस्ट व्हेन इट हैज द स्मॉलेस्ट और लीस्ट वेरिएंस। तो उस एस्टिमेटर को हम तब बेस्ट बोलेंगे जब उसका वेरिएंस क्या आए, लीस्ट आए, स्मॉल आए। लीस्ट वेरिएंस की प्रॉपर्टी इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट इज कंबाइंड विद स्मॉल बाइज्ड। मतलब ये बाइसनेस की मतलब अगर स्मॉल बाइज्ड
कंबाइंड होकर लीस्ट वेरिएंस निकल कर आता है, उसको हम प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं लीस्ट वेरिएंस हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होता है? एस्टिमेटर सेड टू बी एफिशिएंट व्हेन इट इज फुलफिल्ड बोथ द कंडीशन। एस्टिमेटर को हम फुलफिल एफिशिएंट कब बोलेंगे? जब वो पहली ये दो कंडीशन फुलफिल करे कि वो अनबाइज्ड हो, दूसरा कि एस्टिमेटर शुड हैव लीस्ट वेरिएंस। मतलब कि अगर हम कंबाइंड स्मॉल बाइजनेस निकाल रहे हैं, वो क्या आना चाहिए? उससे आपकी जो वेरिएंस है वो लीस्ट आना चाहिए, लीस्ट वेरिएंस। ठीक है। तो अगर ये दोनों जो हमने ऊपर पढ़ा है, बाइसनेस और लीस्ट वेरिएंस, ये दोनों प्रॉपर्टी मिलके आ जाए तो हम उसको एफिशिएंट एस्टिमेटर भी बोल देंगे। दूसरा होता है लीनियर एस्टिमेटर, लीनियरिटी आई रहे, ऐसा एस्टिमेटर हो। नेक्स्ट आता है बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर, दैट इज ब्लू। An estimator is said to be blue when it fulfills above 3 properties. ऊपर की जो हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, अगर वो फुलफिल करता है तो हम उसको ब्लू बोलते हैं। An estimator is blue if it is unbiased, क्या? जब वो unbiased हो, लीस्ट वेरिएंस हो और लीनियर एस्टिमेटर हो। तो ये अगर तीनों उसके अंदर हो क्वालिटी, तो हम उसको ब्लू बोल देते हैं। ठीक है। अब आता है मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर। An estimator is said to be MSE estimator if it has the smallest mean square error. MSE हमने देखे थे mean square error। ठीक है। एक एस्टिमेटर को हम मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर जब कहेंगे जब उसका मीन स्क्वायर एरर क्या है? स्मॉलेस्ट है। लेस डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड वैल्यू एंड द ट्रू पैरामीटर, मतलब कि एस्टिमेटेड वैल्यू के अंदर और ट्रू पैरामीटर के अंदर की मतलब जो डिफरेंस है वो लीस्ट निकल कर आए, तब हम उसको बोलेंगे मिनिमम मीन स्क्वायर एरर एस्टिमेटर। ठीक है। क्लियर हो गई ये प्रॉपर्टीज। अब आता है सफिशिएंट एस्टिमेटर। एन एस्टिमेटर इज सफिशिएंट इफ इट यूटिलाइज ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ सैंपल अबाउट ट्रू पैरामीटर, मतलब जो आपका पैरामीटर गिवन है, ट्रू पैरामीटर की अगर मतलब पॉपुलेशन बेसिकली, अगर आप पॉपुलेशन की गिवन जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको यूज कर रहे हो अपनी सैम्पलिंग में, तब हम उसको बोलेंगे सफिशिएंट एस्टिमेटर कि उसने सारी इंफॉर्मेशन को यूज किया। और दूसरा क्या है? लास्ट है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, थ्रू आउट कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। ठीक है। अब आता है एजम्पशंस। क्या एजम्पशंस है? आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसी पे आया था, एजम्पशंस पे। द प्रॉपर्टी ऑफ द OLS एस्टिमेट ऑफ सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, आपकी प्रॉपर्टीज के ही ऊपर आया था OLS पे। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं, इक्वेशन इसकी लिखी जाती है, ये इसकी फॉर्म है y i इक्वल्स टू बीटा 0 प्लस में बीटा 1 इंटू में x i प्लस में ui। दिस इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो ये इक्वेशन किस एजम्पशंस में होती है? एक तो रेंडमनेस ऑफ ui। ठीक है। दूसरा ui का मतलब है ट्रू एस्टिमेटर एरर। ठीक है। मीन ऑफ ui इज 0, तो जो मीन निकल के आएगा ui का वो 0 होना चाहिए। तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यही था, OLS की एजम्पशंस थी, तो उसमें एक ऑप्शन था कि मीन आपका ऑफ ui 0 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इसमें ये था कि वेरिएंस ऑफ ui इज कांस्टेंट, और ये आया था वेरिएंस ऑफ ui हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सिचुएशन पता थी ना? जब आपका मीन तो क्या होता है? 0 होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका, वेरिएंस आपका क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी भी ui करता है, इसलिए ui को हम एज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। डिफरेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ ui आर इंडिपेंडेंट। ठीक है। अब आता है पॉपुलेशन लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये मॉडल जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था उसमें क्या होता है? ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये पॉपुलेशन का इंटरसेप्ट होता है y का, ये स्लोप होता है बीटा 1, y x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, और e हमारा क्या होता है? रैंडम एरर, जिसको हम रेजिडुअल भी बोलते हैं। तो ये हमारा पूरी इक्वेशन के एक एक कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं जब आप पॉपुलेशन रिग्रेशन मॉडल निकालते हैं। अब आपकी ये एजम्पशन बेस्ड ही है, ये आपका प्रीवियस आया तो मैंने दोबारा लिखा है कि इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है। ui हमारा क्या था? एरर। ठीक है। सॉरी, ट्रू एस्टिमेटर मैंने अभी पीछे दिखाया था, वो ये आपका ट्रू एरर एस्टिमेटर। 0 वैल्यू होनी चाहिए ui की, उसकी मीन वैल्यू, तो आपके ऐसा लिखा हुआ था सिंबल की फॉर्म में। दूसरा क्या होना चाहिए? इनका वेरिएंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए सबका, अगर कंबाइंड कर रहे हैं। गिवन द वैल्यू ऑफ x, द वेरिएंस ऑफ ui इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशन। सब ऑब्जर्वेशन के लिए आपका वेरिएंस ui का क्या आए? सेम आए, कांस्टेंट आए। ठीक है। नो ऑटो करेक्शन बिटवीन द
डिस्टर्बेंस मतलब कि इसमें क्या है, आपका जो कोरिलेशन है बिटवीन 2ui एंड uj इज 0, इनका कोरिलेशन भी 0 आना चाहिए। 0 कोवेरियंस बिटवीन ui एंड xi। Assumption 6 attempts that the disturbance u and explanatory variable are uncorrelated। आपका बेसिकली उसमें 3 पूछे थे, ये वाला और ये, कि आपका म्यू ui का मीन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन। फॉर अ गिवन मैट्रिक्स, आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, आपको पता है 3x3 हम कैसे निकालते हैं, पहला हम रो लिखते हैं, कितनी नंबर ऑफ रोज है, और ये हमारा होता है कॉलम। ठीक है, आपको एगन वैल्यू निकालनी है ए की। तो ये आप कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए आपकी कुछ स्टेप्स होती है। सबसे पहले आपकी स्टेप 1 आती है, आपको करना होता है a माइनस लेमडा आई। ठीक है, आपका लेमडा क्या होता है, a तो आपको जो गिवन मैट्रिक्स है, लेमडा आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट है। आई आपका क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और इसको आप क्या कर रहे हो, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल्स टू 0, हमें ये रखना होता है। तो आपको स्टेप 2 में क्या निकालना है, तो आपको पहले स्टेप 1 सॉल्व करनी है। तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको पता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, डायगनली वो 1 1 हो। आपको इसको मल्टीप्लाई करना है अपना ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है, माइनस में लैम्डा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, मैं पहले आपको मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ। माइनस करना है, 3 आएगा पहला वाला, लैम्डा की मल्टीप्लाई सबके साथ होगी, तो जो 1 के साथ होगी तभी माइनस लैम्डा आएगा, 0 के साथ तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 1 प्लेस में ही आएगा। 3 माइनस लैम्डा, 3 इंटू में माइनस लैम्डा इंटू में 0, तो लैम्डा इंटू में 0 अगर 0 हो जाएगा तो 3 बचेगा। ऐसे ही ये 3 3 बचेगा, यहाँ भी 3 होगा। फिर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 3 माइनस लैम्डा की इंटू 1 से होगी तो लैम्डा ही आ जाएगा, तो माइनस लैम्डा, फिर वहां 0 0 हो जाएगा। और ये मैं आपको इसकी ट्रिक बताती हूँ, आप इसे कैसे करेंगे। देखो, जब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में, a माइनस में लैम्डा आई, तो लैम्डा कहाँ कहाँ पर आएगा, आपका 1 1 वाली प्लेस पर ही आएगा बस। तो आप डायगनली ही बस डायगनली आप लैम्डा माइनस कर दो, बाकी जगह पे 3 ही रहने दो। माइनस लैम्डा हमें सिर्फ डायगनली करना है, आपको डायरेक्ट करना होगा। ठीक है, पेपर में आप ये पूरी इक्वेशन नहीं दिखाते हैं, तो वो दिखाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन वैसे अपने एग्जाम्स में सॉल्व करने हैं। आपको क्या करना है, डायगनली माइनस लैम्डा कर देना है। जब आप माइनस लैम्डा कर देंगे तो आप इसको क्या करेंगे, इक्वल कर रख दो 0 के। ठीक है, इसको आप इक्वल 0 के रखोगे तो आपकी ना इक्वेशन में डायरेक्ट बताती हूँ, दूसरी स्टेप में आपकी एक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा क्यू माइनस, यहाँ भी हम कुछ लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हम यहाँ पर भी कुछ हमारा आएगा लैम्डा। ठीक है, माइनस में ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है, मैं इसको आपको ब्रीफली कराती हूँ दोबारा। सो बेसिकली आपको 3x3 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 3 3 3, ये आपको मैट्रिक्स गिवन है। इगल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ए की मतलब ए आपका जो डिटर्मिनेंट आपको गिवन मैट्रिक्स है, माइनस में लैम्डा आई। ठीक है, ये आपको 0 के इक्वल करना है। और मैंने बताया था आपको क्या करना है, जहां पर आपकी डायगनल्स है वहां पर आप खाली लैम्डा माइनस कर दो, तो आपको अपनी नई मैट्रिक्स मिल जाएगी। डायगनली आपको करना है, वो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि जहां पर 1 1 था वहीं पर लैम्डा माइनस होगा, बाकी वो 0 हो जाता है, इसलिए आपकी इक्वेशन यही आएगी। तो आपको डायरेक्ट ये करना है, ये आपको इक्वल्स टू 0 रखना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बनती है नेक्स्ट स्टेप में, लैम्डा क्यू माइनस में यहाँ आएगा आपका सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, इसकी मल्टीप्लाई आप लैम्डा स्क्वायर के साथ करेंगे। ठीक है, फिर प्लस में सम ऑफ डायगनल माइनर्स, इसकी आप लैम्डा के साथ, माइनस में ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0, ये आपको ये रखना है। ठीक है, तो आप इसके लिए आप क्या करेंगे, अब सबसे पहले सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स, अब ये किसके देखने होते हैं, जो आपको मैट्रिक्स पहले से गिवन है, गिवन मैट्रिक्स के।
ये फॉर्म्ड वाली नहीं, माइनस लैम्डा वाली नहीं, प्रीवियस वाली। तो लैम्डा क्यूब, सम ऑफ डायगनल्स, सम ऑफ डायगनल्स क्या है इसका, 9 लैम्डा स्क्वायर। अब आता है सम ऑफ डायगनल माइनर्स। ये हम कैसे निकालते हैं, सम ऑफ डायगनल माइनर्स निकालने हैं। तो आपको डायगनल के माइनर्स निकालने, एक बार 3 के लिए, इस वाले डायगनल के लिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगी ये 3 इंटू, ये 3 3 आएगा, 2/2 मैट्रिक्स आ गई। इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई 9 माइनस में इनकी मल्टीप्लाई, आपका 0 आ गया। ठीक है, फिर आप दूसरे वाले डिटर्मिनेंट के मतलब डायगनल के लिए निकालेंगे ऐसे, तो उसके लिए आपकी ये वाली जाएगी और ये वाला जाएगा, तो बचेंगे ये ऊपर वाली चीजें। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, फिर वही 3 3, सब कुछ 3 3 रहेगा, तो आना आपका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 ही आना है। तो 0 0 सबका सम 0 आएगा, तो 0 इंटू में लैम्डा, ठीक है, माइनस में ए का डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम इसके लिए निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे, बचेंगे क्या, 3 3 3 3, फिर माइनस, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, -3। अब इस वाले के लिए ये बचेंगे 3 3 3 3, प्लस में 3, फिर इस वाले के लिए आपका ये वाला मैट्रिक्स बचेगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है 3 इंटू 3 ये आपका 0 ही आएगा, तो आपका ये ए डिटर्मिनेंट भी 0 आ गया, आपको ये इक्वल्स टू 0 रख के चलना है। ठीक है, तो ये 0 हो गया, आपके पास बचा क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 2 3, हम ऐसी वैल्यू पुट करके देखेंगे जो इक्वल्स टू 0 आ जाए, जो इक्वल्स टू 0 आ गई वही हमारी लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप कितनी ही वैल्यू रख के देख लो, 1 रख के देखेंगे आप, नहीं होगा। आप ये देखो 9 का क्यूब करेंगे अगर, -9 इंटू में 9 का स्क्वायर करेंगे, तो दोनों 9 क्यूब हो गया, तो ये आपका इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, तो मतलब कि आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 9। यही आपका आंसर है। आप, आई होप आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं अभी आपको दोबारा से ना डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको सॉल्व करना दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को नहीं पता होगा मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलते हैं, जिनको पता है वो तो इजीली कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ ये। नेक्स्ट है आपको रैंक निकालनी है। रैंक निकालना बहुत ईजी है। इसमें आपको क्या करना है, जैसे आपको ये 4/4 की मैट्रिक्स गिवन है, 4 ही कॉलम है, 4 ही रोज है, तो हम ये बोलते हैं, हम रो लिखते हैं। ठीक है, ए के लिए इसकी रैंक हमारी कितनी आएगी, हम ये मान के चलते हैं जो आपकी 4/4, अगर 4/4 हो, 3/3 हो, 2/2 हो, तो जो हम 4/4 है तो हम इसी को बोल देते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू वो 4 ही होगी। अगर वो 3 इंटू में 4 होती, तो जो इसमें छोटा होता है हम उसके लिए लेस देन इक्वल टू 3 ले लेते हैं। 4 लेस देन इक्वल टू 4 का मतलब है कि 1 2 3 4 इनमें से कोई इसकी रैंक हो। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें ये 4/4 की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना ए डिटर्मिनेंट आपको चेक करना होता है कि अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो आपकी वैल्यू 4 ही होगी, और अगर आपका ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया तो उसका मतलब आपकी वैल्यू 4 नहीं होगी। फिर हम इससे लेस देन वैल्यू देखेंगे, फिर हम 3 के लिए चेक करेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट 3/3 मैट्रिक्स में नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है या 0 आ रहा है। तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं 4/4 मैट्रिक्स का। तो 4/4 मैट्रिक्स के लिए आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे पहले 0 के लिए, 0 निकाला, बची हुई मैट्रिक्स लिखोगे 2 0 0 4 0 4 0 0 0, तो ये प्लस माइनस फिर 0। तो आप देखो सब कुछ 0 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका ए डिटर्मिनेंट तो 0 ही आ जाएगा। इसका मतलब जब ये 0 आ गया तो आपकी जो रैंक है वो 4 नहीं होगी, तो हम रैंक 4 से छोटी देखेंगे। अब 3 के लिए चेक करते हैं। अब 3/3 की मैट्रिक्स के लिए अगर हम करेंगे तो आप 3/3 कैसे बना सकते हैं, 0 1 0 2 0 0 4 0, इसी से आपने ये वाली मैट्रिक्स बना दी, ये वाला। मगर आप देखो यहाँ पर भी 0 0 है तो आपको 0 ही आएगा। तो ये नहीं है कि हमने एक ही बना के देखा, हम दूसरी भी मैट्रिक्स नीचे ऊपर वाली रो छोड़ के देख लो, फिर आपके पास 3/3 मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगी, 4 0 4, ये मैट्रिक्स बन गई। जरूरी नहीं है कि ऊपर से ही बनाना है, कहीं से भी बना लो, क्योंकि 0 0 से पता है आपको 0 ही आएगा, तो आप दूसरी वाली रो से चेक करें। यहाँ से हमने बना ली 3/3 मैट्रिक्स। अब इसका ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, 3 लिया, 3 मतलब कि ये वाला कॉलम गया, ये वाली रो गई, तो बच्ची मैट्रिक्स क्या आपकी 2/2 की, ये
माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस। फिर 2 के लिए ये वाली रो गई और ये वाला कॉलम गया, बचे क्या एलिमेंट्स 1 0 3 4। फिर प्लस 4 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, तो बचा क्या 1 0 3 0। अब आप इसको सॉल्व करके देखें, 0 इंटू में 4 माइनस 0, तो ये तो 0 हो गया। ये माइनस 2 है बाहर, 1 इंटू में 4 माइनस में 0, तो ये आपका हो जाएगा 4 आया माइनस का 8, 2 इंटू में 4 प्लस 4 है, ये इंटू जीरो ये भी 0 हो जाएगा, तो आपका आ गया -8। इसका मतलब नॉट इक्वल्स टू 0 आया, मतलब कि रैंक आपकी क्या है 3 है, तो आंसर इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो रैंक वाला क्या था। मतलब उसमें आपको क्या करना है, बेसिकली आपको एक मैट्रिक्स गिवन थी 0 0 0 0 3 2 4 0 1 0 0 0 और आपका यहाँ पर था 3 0 4 0। ये 4x4 की मैट्रिक्स थी। मैंने बताया कि रैंक हम पहले यही देख लेते हैं, जो मैट्रिक्स आ गई 4x4 हम ये मानते हैं कि उससे ही लेस देन इक्वल टू वही हो। अगर यहाँ 3 4 होता तो उसमें हम छोटे वाला देख लेते, हम बोल देते कि रैंक लेस देन इक्वल टू 3 हो। और ये कब होगी सिचुएशन की अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आए। अगर वो इक्वल्स टू 0 आ गया, फिर हम उससे छोटी रैंक देखते हैं, क्योंकि हम रैंक मान रहे हैं मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। तो 4 पे अगर 0 आ गया तो आप फिर 3 पे चेक करेंगे। अगर आपका 3 पे भी डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप 2 चेक करेंगे। आप करते ही रहेंगे, कहीं ना इन आएगी रैंक इन्हीं में से। ऐसे ही अगर 3/4 है तो हम छोटी वाली लेंगे, 3 ले लिया हमने, तो उसका मतलब इसकी रैंक 1 2 3 हो सकती है। फिर उसके लिए आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, मैं आपको डिटर्मिनेंट सिखाती हूँ, किसी बच्चों को अगर डिटर्मिनेंट नहीं आता है तो डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये ऊपर की इससे कंपेयर करते हैं। तो पहले हम 0 इसके लिए लेंगे, तो ये रो कैंसिल हो जाती है, ये कॉलम कैंसिल हो जाता है, रो कैंसिल हो जाती है, बचती है ये वाली मैट्रिक्स जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होगी 2 4 0 0 0 0 0 4 0। अब हमने देख लिया 0 की मल्टीप्लाई होगी, हर जगह 0 की मल्टीप्लाई होगी, तो मतलब ए डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा, तो इसका मतलब रैंक 4 तो नहीं होगी, है ना। अब हम उससे छोटी रैंक देखेंगे 3 के लिए। रैंक 3 के लिए हमें मैट्रिक्स बनानी होती है, इसी से हम 3/3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर आप ऊपर वाली से बनाओगे 3/3 की मैट्रिक्स, ये ऊपर के लोगे, तो अगेन ऊपर के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएंगे, तो आप इसको ना लेके आप नीचे से बना लो। ये भी तो 3/3 की मैट्रिक्स बन रही है आपकी, 3 2 4 1 0 0 3 0 4। ठीक है, तो अब आप इससे सॉल्व करो, इससे निकालो डिटर्मिनेंट। इसके लिए आप क्या करेंगे, 3 है मल्टीप्लाई में ये बचे ये एलिमेंट्स, तो 0 इंटू में 4 इंटू में 0 आपका 0 ही हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, फिर माइनस में 2, जब 2 आया तो ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे क्या 1 इंटू में 4 0 इंटू में 3 -0 प्लस में 4, जब हमने 4 लिया है तो बचेगा 1 इंटू में 0 3 इंटू में 0, तो 0 ही हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, -8। तो -8 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब रैंक क्या आ गई इसकी 3 आ गई। तो ये है ये तरीका। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा एक क्वेश्चन करा दूंगी। सो ये है आपका लास्ट ईयर मतलब 2019 में जो मैं बताई थी ना ओएलएस की एजम्पशंस पे आपका क्वेश्चन आया था, कंसिस्टेंसी, अनबाइसनेस, एफिशिएंसी हम कब बोलते हैं एस्टिमेटर की। देखो जब मैंने बताया था आपका मीन क्या हो एस्टिमेटेड वैल्यू का, आपका 0 हो, वेरिएंस आपका क्या हो, सबका ही कांस्टेंट हो, ठीक है, और दूसरा क्या है कि कोवेरिएंस बिटवीन द एलिमेंट्स क्या हो 0 हो। तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 2 3 ये तीनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको यही एजम्पशंस बताई थी, तो मेरा ये मोटिव था कि आपको मैं इसके थ्रू आपको बताऊं कि वो जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में ओएलएस के बारे में पढ़ाया था, लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ाया था, वो मॉडल के बारे में इसलिए पढ़ाया था कि उसमें से एक क्वेश्चन आया था, तो मैंने उसके आपको थोड़ा ब्रीफली बता दिया है कि जरूरी नहीं है हर बार यही आए। नेक्स्ट अब मैं आपको 2019 के ही टॉपिक्स करा रही हूँ, मैंने आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन करा दिया है, ये कराया है। अब मैं और देखूंगी कल की क्लास के लिए क्या और नए टॉपिक है जो हमने नहीं पढ़े हैं, तो कल हम वो पढ़ेंगे। सो आप देखते रहिए डेली क्लासेस। ओके, सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।